है। बिना विकल्प के क्वेश्चंस इसलिए लिया हूं क्योंकि हमें करना है डिटेल, हम यहां पर डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले लोगों को शेयर कर देना है इस वीडियो को। आने से पहले सभी का स्वागत है दोस्तों। जी हां, देखिएगा मैं बताना चाहूंगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों आपका सिंपल सा आंसर होगा कि एक अगर पृथ्वी है और पृथ्वी को 0 डिग्री में बांट दिया जाए तो 0 डिग्री में अगर हमने कहा कि 0 डिग्री अगर 20 से खींच दिया जाए, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। अब पृथ्वी हमारी दो पार्ट में बट गई है। कितने पार्ट में? 1/2 आदि हमने कहा उधर ऊपर चला गया, इसको हम नॉर्थ गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसको हम साउथ गोलार्ध यानी दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो याद रखना है कि भारत हमारा यहां पर ना होकर भारत कहां पर है, हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। तो याद रखना है कि भारत किस गोलार्ध में है, भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। आपको 2 पॉइंट और बताना चाहूंगा कि भारत के बीचों बीच से अगर पूछे कि रेखा कौन सी गुजरती है, आपको 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा गुजरती है। अगर आपसे पूछे कि भैया देखो हमें डिस्टर्ब मत करना, शेयर करना हो कुछ भी करना हो आप करिएगा, हमें कुछ नहीं, हमें हर बच्चा चाहिए, हर बच्चा यहां पर चाहेंगे कि सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पर वो पॉइंट क्लियर करूंगा जो बिल्कुल अभी तक नहीं किए गए। डिस्टर्ब मत करना, मुझे व्याख्या करने दीजिए। 0 डिग्री विषुवत रेखा यहां पर जो है हमने 20 से काट दिया। बोले कि ऊपर रेखा कौन सी है, नॉर्थ में कौन सी रेखा है, इसको हमने कहा कि 23.5 डिग्री जो है हमारी क्या होती है, नॉर्थ वाली होती है कर्क रेखा। और इसके नीचे जो है हमारी आती है 23.5 डिग्री, क्या 23.5 डिग्री साउथ जो रेखा होती है इसको हम कहते हैं मकर रेखा। तो यानी 0 डिग्री के ऊपर वाली जो रेखा है कर्क रेखा है, यहीं पर हमारा है भारत, और 0 डिग्री के जो नीचे वाली रेखा है वो है मकर रेखा, ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र। क्लियर? तो भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एक बात और हम बताना चाहेंगे कि भारत की उत्तरी से दक्षिण तक लंबाई कितनी है। हमने कहा भारत है जो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है ये पूछा गया है आपसे। यानी भारत का हमेशा पॉइंट ऊपर वाला पॉइंट होता है उत्तर और नीचे वाला पॉइंट होता है ये वाला साउथ यानी दक्षिण होता है। ये वाला आपका जो है आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पश्चिम और ये हो जाएगा आपका पूर्व। ये पश्चिम से पूर्व की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होती है भारत की, जल्दी से कंफर्म करिएगा। तो भैया सिंपल सी बात है, कितनी होती है? सिंपल सी बात है, आप कहोगे कि उत्तर से दक्षिण की होती है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर होती है नॉर्थ टू साउथ की लंबाई। और यहां की जब भी हम बात करेंगे तो अभी हम वो भी देख लेंगे। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, जी हां, भारत से उत्तर तक की दक्षिण तक की लंबाई देख ली। यहां पे लिखना है आपको पूर्व से पश्चिम 214 किलोमीटर। और अब हमसे पूछा है कि ये देखिए अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र होता है, यहां पर होता है गुजरात आपका। ठीक है, तो ये वाली जो लंबाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ये भी दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तटीय लंबाई कितनी है। हमें यहां पर भारत की तटीय लंबाई की बात कर रहा है कि भारत जो है भैया तटीय क्षेत्र कितना इलाका कवर करता है। तो याद रखना है भारत जो तटीय इलाका क्षेत्र कवर करता है वो कितना करता है? 15,200 किलोमीटर की बात आती है क्या? जल्दी से कमेंट करेंगे कि कितनी आती है बात, जल्दी से कमेंट करेंगे, बताओ भैया कितनी आती है? 15,200 किलोमीटर की लंबाई की बात आती है। एक चीज और हम क्लियर कर देना चाहते हैं, अगर पूछे कि भारत के स्थलीय सीमा की बात आती है तो हम मार देंगे 7,500। अगर कहीं 7,516 किलोमीटर है तो मार देंगे। अगर कहीं भी आ जाए कि भारत की जो है स्थल सीमा की लंबाई, तो अगर 7,516 ना हो तो 15,200 किलोमीटर मार देंगे। क्लियर? दिमाग में रखना है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर। इसके साथ ही साथ हम आपको यह भी बताना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि संपूर्ण जो क्षेत्रफल होता है, पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है, इसमें जो है उत्तरी गोलार्ध में आपको बताया कि भारत कहां पर है, इंडिया यहां पर है। ठीक है ना, इंडिया यहां पर है उत्तरी गोलार्ध में, यानी ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। याद रखना है कि इंडिया अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत का कितना कवर क्षेत्रफल परसेंट में कवर करता है। तो 2.42% भारत अकेले जो है पूरे विश्व का कवर करता है क्षेत्रफल में। और क्षेत्रफल में तो 2.42 कवर करता है, लेकिन जनसंख्या में कितना कवर करता है? भारत क्षेत्रफल में 2.42 यानी 2.5% कवर करता है क्षेत्रफल में पूरे विश्व का। और अगर पूछे कि भारत सेकंड लार्जेस्ट जो है पॉपुलेशन में है, ठीक है ना, क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है और जनसंख्या में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। ठीक है, और यहां पर अगर हम कह दें कि सबसे पहला जो है क्षेत्रफल में कौन है, तो पहला हमारा है रूस। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत जो है 2.42% क्षेत्रफल में पूरे विश्व का कवर करता है। और जनसंख्या में भारत कितना कवर करता है? जनसंख्या में भारत करता है 17.5% भाग भारत अकेले जो है जनसंख्या में जो है यहां पर कवर करता है। तो 17% भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में है, याद रखना है। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर? बहुत बढ़िया, जी हां। कमेंट पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमें चलना है क्या, हमें चलना है डिटेल पर, हमें चलना है डिटेल पर। एक बार जब सब शेयर कर देंगे तो मजा आ जाने वाला है, एक बार सभी शेयर कर देंगे तो मजा आ जाने वाला है। बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर? सभी के कमेंट्स देख रहा हूं कि लास्ट टाइम तक कौन रुक रहा है, लास्ट टाइम तक कौन रुक रहा है, देखेंगे। देखिएगा अगर हम बात कर रहे हैं सर यहां पर कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो आप सिंपल सी बात है, आप कह सकते हो 8 राज्यों से गुजरती है। अगर मैं कहूं कि कौन कौन से राज्य हैं, तो सिंपल सा आप कहोगे क्या? आप सिंपल सा आप कहोगे कि एक तो भैया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ कौन कौन से राज्य हैं? जी हां, आपने खूब सुना होगा कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार आपने खूब सुना होगा कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है मित्र पर गमछा झार। जी हां, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, बताओ जल्दी से नीचे कमेंट करो। खैर ये वाली जो है चीज जानकारी की इतनी नहीं पूछी जाएगी, कई बार जो है हमने इस वीडियो में बताया है। देखिए मैं बता देता हूं, क्या बता देता हूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये पूछता है कि यहां पर भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो 5 है। क्या है, कौन कौन से है? बांग्लादेश है,
चाइना है, पाक है, ठीक है, नेपाल है, म्यांमार है, और म्यांमार के बाद भूटान है, और इसके बाद जो है अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा भारत की सीमा जो लगती है बांग्लादेश से लगती है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश से लगती है, और सबसे ज्यादा जो है सबसे कम लगती है सीमा अफगानिस्तान से लगती है। 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से सीमा लगती है भारत की, और बांग्लादेश से सबसे ज्यादा लगती है 4096 किलोमीटर, ठीक है। तो भारत की जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। काफी लोगों ने आंसर किए हैं कि कौन कौन से राज्य हैं, काफी लोगों ने आंसर किए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। भारत की सर्वाधिक जो है तटीय सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन आपका रहता है एग्जाम्स में, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहता है। बताएं क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा भारत की सबसे तटीय जो है, आप गुजरात की बात करते हैं, बिल्कुल आप जो आप देखते हैं भारत को क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखते हैं कि सबसे जो यहां पर इंटरनेट साथ दे जाए थोड़ा सा, देखिएगा यहां पर जो है राजस्थान की बात करते हैं क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा बड़ा इलाका है। अगर हम गुजरात की बात करते हैं, यहां पर जो गुजरात क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा तटीय रेखा वाला क्षेत्र है। सबसे ज्यादा तटीय रेखा वाला कौन सा राज्य है? गुजरात अपनी राज्य की जो है सीमा करता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है? अब हम 4 से 5 क्वेश्चन लेते हैं कि परियोजना जो नदी पर बनी है, जहां से हर बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हर बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक बार हर बहन हर भाई यहां पर जो है शेयर कर देगा और मुझे अपना काम करने दीजिएगा। भाखड़ा नागल परियोजना आपने खूब सुना है कि सतलज नदी की बात आती है क्या? सतलज नदी की बात आती है, सतलज नदी की बात आती है क्या? बिल्कुल आपने सही सुना है कि सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना ये 100% आने की, देखिए एक टिहरी वाली आने की जो है इंपॉर्टेंट है, एक नागार्जुन और एक भाखड़ा नागल। हम 4 से 5 सारे खत्म कर लेते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है भाखड़ा नागल है, परियोजना सतलज नदी पर है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो है दामोदर घाटी परियोजना। एक चीज याद रखना है, दामोदर घाटी परियोजना भारत की सबसे पुरानी सबसे पहली परियोजना है जो आपके टेनेसी नदी पर आधारित थी, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या जल्दी से इंपॉर्टेंट तरीके से हम यहां पर देखेंगे दामोदर घाटी परियोजना। भैया दामोदर घाटी यानी दामोदर नदी होगा फिर, तो भैया वो किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। नेक्स्ट है हमारा सरदार सरोवर परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट। सरदार सरोवर परियोजना आप सभी ने सुना होगा कि सरदार सरोवर परियोजना, याद रखना है क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि सरदार सरोवर जो परियोजना है, सिंपल सी बात है कि नर्मदा नदी पर, एक आपको याद रखना है भाखड़ा नागल जो सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है स्टार में, और दूसरी आपको ये सरदार सरोवर किस पर रखनी है? नर्मदा नदी पर है, ठीक है, नर्मदा नदी पर है। चंबल परियोजना, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल जाएगा, तो चंबल से नाम से कौन सी नदी आती है? तो दोस्तों आप कहोगे चंबल परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर हो जाएगी क्या? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा कि चंबल परियोजना चंबल नदी पर है। लेकिन भाखड़ा नागल के नाम से नहीं पता चलता है, ना कि सरदार सरोवर परियोजना के नाम से भी नहीं पता चलता है। तो दोनों आपको नर्मदा और भाखड़ा नागल को अच्छे से याद रखना है। चंबल अपने आप नाम से याद हो जाएगा। ऐसे ही हम नाम से और हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी परियोजना किस नदी पर स्थित है? इंदिरा गांधी परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। जी हाँ, देखिएगा इंदिरा गांधी परियोजना दोस्तों सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है। दोनों की बात अगर हम करते हैं तो यहां पर इंदिरा गांधी परियोजना सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सी है? इंदिरा गांधी परियोजना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रिपल स्टार में जो हमेशा पूछी जाती है, ट्रिपल स्टार में टिहरी बांध परियोजना कहां पर है? टिहरी बांध परियोजना कहां पर है? तो आपने भागीरथी का नाम सुना है, बिल्कुल आपने सुना होगा कि भागीरथी का जो नाम है वो भैया टिहरी नदी जो है, टिहरी नदी बांध कहां पर है? भागीरथी नदी पर जो है यहां पर है। क्लियर? कहां पर? भागीरथी नदी पर है। जी हाँ, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जमुनालाल बजाज सागर परियोजना किस नदी पर है? 2-3 और नदी परियोजना कर लेते हैं, फिर चलते हैं बहुत अच्छी सी व्याख्या पर। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं यहां पर कि जमुनालाल जो है बजाज पर सागर परियोजना हमारी जो स्थित है वो माही नदी पर है। आप जानते हो कि भारत की वो नदियां जो आपको कहां से, जो आपको हम बताना चाहेंगे कि यहां पर आपका है क्या है? बे ऑफ बंगाल है, और यहां पर आपका क्या है? यहां पर आपका क्या है? एरवियन सागर है। जितनी भी नदियां यहां पर गिरती हैं वो सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। लूनी, माही, घग्गर ये सभी एरवियन सागर में गिरती हैं, ठीक है ना, एरवियन सागर में गिरती हैं। और कुछ नदियां तो बीच में कच्छ के रण में ही समा जाती हैं। तो जितनी नदियां एरवियन सागर में गिरती हैं वो कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, और जितनी भी नदियां यहां से गिरती हैं वो सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे गंगा की बात आए, ब्रह्मपुत्र की बात आए, सुंदरबन का डेल्टा बनता है। यहां पर जमुनालाल बजाज सागर परियोजना हमारी माही नदी पर स्थित है। तो माही हुआ, लूनी हुआ, घग्गर हुआ, साबरमती हुआ, ये सभी जो है कहां पर गिरती हैं? ये सभी दोस्तों हमारी कहां पर गिरती हैं? दोस्तों यहां पर एरवियन सागर में जाकर गिर जाती हैं। क्लियर? जी हां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है तुंगभद्रा नदी परियोजना। आप सभी को नाम से ही पता चल रहा होगा कि तुंगभद्रा नदी परियोजना किस पर है? तो आप कहोगे सर तुंगभद्रा नदी पर है, तो तुंगभद्रा नदी पर हुई होगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार में इस क्वेश्चन को लिखेंगे, ट्रिपल स्टार में इस क्वेश्चन को लिखेंगे, नागार्जुन सागर जो है परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? अब यार अर्जुन का नाम किसके साथ जुड़ता है? अर्जुन का नाम कृष्ण के साथ जुड़ता है, ऐसे मान लो, ट्रिक से याद कर लो, ठीक है। अर्जुन का नाम ट्रिक जो है, अर्जुन का नाम कृष्ण से, आप जो है सर ने कहा था कि अर्जुन का नाम कृष्ण से रिलेट करता है, तो नागार्जुन, तो यानी अर्जुन की बात आ रही है तो अर्जुन को हमें कृष्ण से जोड़ना है। तो अर्जुन जो है ट्रिक हमारा क्या हो जाएगा? कृष्ण नदी पर, कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। जी हां, सभी का स्वागत है, सभी बहन, सभी भाई, हनी सिंह, विकास, सुशील, अंश, पूजा, माधुरी, अंकिता, आकांक्षा। खैर हम यहां पर कमेंट पर नहीं, हमें अपना काम करने दीजिए। यहां पर अगर हम बात करते हैं कोसी परियोजना, आप जानते हो कि अगर हम बात करते हैं बिहार का शोक किसको कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करेंगे, बिहार का शोक किसको कहा जाता है? अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो भारत के
अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो भारत के पूर्वी इलाके में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। यहीं से एक नदी आती है जिसको हम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। और दोस्तों आप जानते हो कि इसको हम जो है ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं, और ये साथ ही साथ गंगा के साथ मिलकर जो है हमारा बनाता है, क्या बनाती है, डेल्टा। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम बिहार का शोक कहेंगे तो भैया क्या हो जाएगी, बताएं, बिहार का शोक कहेंगे तो क्या हो जाएगी। बहुत बढ़िया। कोसी परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तो कोसी परियोजना भैया कोसी नदी पर बनी हुई है। सिंपल सी बात है, कोसी नदी का भी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप सभी ने आंसर दिया है कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है। थोड़ा सा बंदरगाह पे आते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, जल्दी से कमेंट करेंगे, सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है। जी हां, देखिएगा अगर मैं बात करता हूं प्राचीन बंदरगाह की तो आप सभी ने नाम सुना होगा खूब अच्छी तरीके से। आप सभी ने क्या नाम सुना होगा खूब अच्छी तरीके से, क्या सुना होगा आपने खूब अच्छी तरीके से, तूतीकोरिन सुना होगा, तमिलनाडु के क्षेत्र से रिलेट करता है। लेकिन आपका बहुत जो हमेशा पूछा जाता है, जो हमेशा क्वेश्चन आ ट्रेंडिंग में, हमेशा, एक नहीं दोस्तों, एक नहीं 6 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है आपके एग्जाम में कि भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है। तो बस इतना याद रखना कि कांडला नाम सुना है, कांडला नाम सुना है। और कांडला आपसे पूछे कहां पर है दोस्तों, गुजरात में है, गुजरात के क्षेत्र में है। मैंने आपसे कहा कि गुजरात का जो क्षेत्र है वो भारत का क्या है, भारत का गुजरात का जो क्षेत्र है दोस्तों, भारत का गुजरात का क्षेत्र है, इसमें काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है और यहां पर कपास भी सबसे ज्यादा होती है। गुजरात सबसे ज्यादा यहां पर तरक्की के क्षेत्र में अभी आ रहा है। और कांडला यहां से इस बार क्वेश्चन बन सकता है, कांडला हमारा कहां पर है, गुजरात में है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो भारत का सबसे ज्यादा तटीय रेखा रखता है, तटीय लंबाई सबसे ज्यादा किसकी है, भारत का एकमात्र राज्य है गुजरात। क्लियर, जी हां। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि भारत, हां ये देखिए विशाखापत्तनम का जो आंसर आप कर रहे थे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह अगर पूछे, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह अगर हम पूछे तो हमारा विशाखापत्तनम हो जाएगा। और यहीं पर बंदरगाह में एक और क्वेश्चन आ जाता है, कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। हमने कहा ज्वारीय बंदरगाह पूछे तो कांडला मार देना, अगर पूछे गहरा बंदरगाह पूछे तो विशाखापत्तनम मार देना, और अगर पूछे सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे मेरे भाई, सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे तो फिर क्या होता है मेरे भाई। हाँ, महाराष्ट्र में भी कपास होता है, गुजरात में भी कपास होता है, ऐसा नहीं है सब 2 जगह हो सकता है। क्लियर, जी हाँ, केवल 2 ही जगह होता है, टेंशन मत लो। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो दोस्तों मुंबई का नाम सुना है, बिल्कुल आपने मुंबई का नाम सुना होगा। यहां पर जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है बंदरगाह से कि भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है, तो नौसेफा या नौसेखा आपने सुना होगा, कई बार जो है किताबों में 2-3 नामों से जाना जाता है। तो भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह की बात करें तो यहां पर नौसेवा, यहां पर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी इसको कहा जाता है। क्लियर, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। अब हम यहां पर देखिएगा एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत का सबसे छोटा बंदरगाह, तो न्यू मंगलोर या नया मंगलोर हम कहेंगे तो कोई बात नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये, हां भारत, देखिए राष्ट्रीय उद्यान कराए थे मैंने कल, और यहां पर आज कराने की कोई जरूरत नहीं है, आज कराने की कोई जरूरत नहीं है। विश्व में सबसे सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो हम ये देख लेते हैं यहां पर सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। तो यहां पर जो है मध्य प्रदेश की बात आती है, मध्य प्रदेश, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहां पर विश्व नहीं कर देना है, भारत कर देना है मेरे भाई, भारत कर देना है। और अब संख्या इनकी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश की जब भी बात आती है तो मध्य प्रदेश में हम कितने याद रखते हैं, मैंने कहा पेंच अगर पूछे, मैंने कहा पन्ना पूछे, मैंने कहा कान्हा पूछे, तो ये सभी आपको कहां मार देने हैं, मध्य प्रदेश में मार देने हैं। कान्हा में आपका बारासिंगा मिलता है, ये सभी हम खैर यहां पर चलते हैं दोस्तों। अभी हम ये नहीं देखेंगे क्योंकि हमने कल देखा था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मैंने कल बताया था कि विश्व का एकमात्र तैरता अभ्यारण्य कौन सा है, तो दोस्तों विश्व का एकमात्र तैरता अभ्यारण्य हमेशा पूछा जाता है कि मणिपुर में है, कीबुल आपने सुना होगा, मणिपुर में है कीबुल, कीबुल लामजाओ। कौन सा है, कीबुल लामजाओ अगर आ जाए तो केबुल नहीं आएगा, कभी कभी कीबुल आएगा, ठीक है ना, कीबुल लामजाओ। कौन सा है, कीबुल लामजाओ। ये क्या है, विश्व अपने भारत का तैरता एकमात्र जो है, ठीक है ना, एकमात्र तैरता अभ्यारण्य है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और कहां पर स्थित है, तो जरा याद रखिएगा यहां पर 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं कि सबसे बड़ा, नया नया यहां पर जो है किताबों में आने वाला है कि हिमिस लेह जनपद, और हिमिस आपसे पूछे कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय उद्यान हिमिस कहां पर है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है, लेह जनपद में सबसे बड़ा है और सबसे ऊंचे की दृष्टि में भी आ जाता है। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपने खूब अपने भारत के चित्र में देखा होगा, अपने भारत के चित्र में देखा होगा कि ये वाला जो बे ऑफ बंगाल है, यहां पर अंडमान निकोबार की बात आती है, पोर्ट ब्लेयर की बात आती है। तो दोस्तों अगर हम देखें कि देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा, ये सभी को पता होना चाहिए। अब हमने एक और क्वेश्चन कल किया था, हम चलते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम स्लाइड पर चलेंगे। इस क्वेश्चन के बाद शायद मिल जाए कि देश में एकमात्र गधों का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। भारत का एकमात्र ऐसा है, आपने खूब सुना होगा, मैंने गुजरात की बात की थी कि गधे, अगर गधे की बात आए, गधा अभ्यारण्य कौन सा है, तो दोस्तों गुजरात का क्षेत्र है, वो गधे के लिए प्रसिद्ध है। मैंने कहा आपसे गुजरात इंपॉर्टेंट तरीके से आपको आना चाहिए। क्लियर, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं यहां पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, विश्व की सर्वाधिक विस्तृत। अब हम आते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, अब हम कठिन लेवल में प्रवेश करें हैं, ठीक है ना। विश्व की सर्वाधिक विस्तृत श्रेणी वाली खाड़ी कौन सी है,
यहां पर अगर हम खाड़ी की बात करते हैं, सबसे पहले हम आपको कुछ इंडियन ज्योग्राफी से बात बता देना चाहते हैं। देखिएगा, भारत एक, सबसे पहले आप थोड़ा सा यहां पर कोऑपरेट करिएगा हमारे साथ। अगर हम देखते हैं यहां पर क्या है कि भारत की कृषि है वो 55% भारत की जो आजीविका है वो भारत की इंडियन किस पर है, केवल 55% एग्रीकल्चर से रिलेट करती है। और अगर हम बात करें भारत में क्या हुआ था कि भारत में 2013 और अभी आंकड़े नए आने वाले हैं, 2013 और 15 के बीच में जो आंकड़े आए थे, भारत की कृषि का कुल जो है जीडीपी में योगदान कितना था, 13.9% भारत का केवल कृषि का जो है भारत की जीडीपी में योगदान था। अब हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, भारत की मुख्य फसल कौन सी है? भारत की जो मुख्य फसल है दोस्तों वो है चावल। कौन सी है? चावल है। और पश्चिम बंगाल में चावल, बिहार में चावल का यूज ज्यादा किया जाता है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। भारत विश्व का 21% चावल उत्पादन करता है। भारत विश्व का 21% अकेले चावल उत्पादन करता है। सबसे ज्यादा चावल कहां पर होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। यह भी दिमाग में आपको रखना है। इसके साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि यहां पर जो क्वेश्चन आता है कि कहा जाता है कि अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक जो होते हैं वो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यानी अगर विश्व में पूछे तो नॉर्मन हो जाएंगे। विश्व में पूछे नॉर्मन बोरलॉग, क्या हो जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग। इनके नाम से कई जो है पुरस्कार भी चलते हैं विश्व के। नॉर्मन बोरलॉग, क्लियर? क्या हो जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग। जी हां, ये है हमारे विश्व के कृषि जो है पितामह। और अगर भारत में पूछे तो भैया क्या हो जाएगा? भारत में अगर पूछे तो एमएस स्वामीनाथन हो जाएगा। एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे, ये भारतीय कृषि जनक। क्लियर? दिमाग में रखना है। और अगर आपसे कह दे कि दुग्ध क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे तो दोस्तों दुग्ध क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? वर्गीज कुरियन। क्लियर? याद रखना है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखने हैं। दूसरी चीज आपसे एक बार और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर एक और इंपॉर्टेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोटेक पार्क बनाने वाला पहला राज्य क्या है? फर्स्ट जो स्टेट है वो भैया बायोटेक पार्क जो है कृषि से रिलेट करता है। कृषि क्षेत्र में बायोटेक पार्क बनाया है, जहां पर क्या होता है कि जीरो फार्मिंग यानी कार्बनिक की ही एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। और वहां पर क्या होता है कि खेतों में उर्वरक व कीटनाशक न डालकर जमीन में प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता है। तो प्रथम बायोटेक जो है ऐसा राज्य है दोस्तों, कौन सा है ऐसा राज्य? आप जानते हो कि पंजाब राज्य की बात कर रहा हूं मैं, पंजाब राज्य की बात कर रहा हूं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन पर हम यहां पर चलने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। यहां पर विश्व की सर्वाधिक विस्तृत जो है खाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों आप सिंपल सा आंसर दोगे कि विश्व की सर्वाधिक जो है भारत की ही जानी जाती है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, जहां पर बहुत सारे डेल्टास का निर्माण होता है। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। जब भी हम संसार की बात करते हैं तो दोस्तों आपने खूब अच्छी तरीके से सुना होगा। क्या सुना होगा? कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। आप अब ये भी नहीं बता पाओगे क्या? अब सर ये भी नहीं बता पाओगे? बताओ सर, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात आए तो दोस्तों क्या मारोगे आप? क्या मारोगे सर? बताएंगे फटाफट। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं सर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो भैया कहां पर है, वो भैया हमने देखा है कि उसका नाम है हमारा सहारा। उसका नाम है हमारा क्या है? सहारा। ठीक है, क्या है? सहारा। इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि ये कहां पर है? ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहा है सर, अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहा है। अगर पूछे कि सहारा मरुस्थल कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। 90-65,000 यहां पर पूरा अपनी संख्या जोड़ लेना कितना है वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है ना। जी हां, और आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि चलो संसार का तो पूछ लिया हमने, ठीक है, ये संसार का हो गया, लेकिन हमें ये बता दो कि भारत में कौन सा है? भारत में कौन सा फैला हुआ है? जल्दी से बताओ, भारत में कौन सा फैला हुआ है? आपको पता है कि थार मरुस्थल की जब भी बात आती है, थार मरुस्थल में सबसे ज्यादा जनसंख्या, अगर पूछा कि विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से मरुस्थल में रहती है तो दोस्तों थार मरुस्थल में रहती है। थार मरुस्थल जो कहां तक फैला है? जो आपका उत्तर और पश्चिमी भारत में फैला हुआ है, उत्तर और पश्चिमी भारत में फैला हुआ है थार का मरुस्थल। इसमें सबसे ज्यादा विश्व की जनसंख्या निवासित करती है, ठीक है ना। जी हां, 2,59,000 वर्ग किलोमीटर की बात होती है दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आप सभी ने सुना होगा, ग्रीनलैंड की बात आती है। क्या आती है? ग्रीनलैंड की बात आती है। क्या आती है? ग्रीनलैंड की बात आती है। यहां पर सब्सक्राइब करना है गाइस, सब्सक्राइब करना है हर बहन हर भाई, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करना है। क्लियर? यहां पर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी जानते हो कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऊंचा बांध की बात आती है लैगून। देखिए, अगर हम भागड़ा नकल की बात करेंगे तो वो इंडिया के दृष्टि से आ जाएगा, लेकिन हमें ये बताओ कमेंट करके कि भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है ऊंचा? विश्व का सबसे ऊंचा बांध अगर आ जाए तो दोस्तों लैगून बांध की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा झरना, आपने क्या एंजेला प्रपात का नाम सुना है? एंजल प्रपात या एंजेला प्रपात का नाम सुना है क्या? एंजल प्रपात का नाम सुना है? जी हां। हाँ, अब नहीं, सहारा अगर पूछे तो विश्व का सबसे बड़ा वो है आपका मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप में है। अगर भारत का पूछे तो भैया उत्तर पश्चिमी भारत में थार का मरुस्थल है। क्लियर? आटाकामा भी आ जाता है, आटाकामा दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, आटाकामा दक्षिण अमेरिका में है महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा झरना जो है एंजल प्रपात की बात आ जाती है, एंजल्स की बात आ जाती है। विश्व की सबसे बड़ी जो है दीवार, ये चिंदी सा क्वेश्चन है, आप कहोगे सर विश्व की सबसे बड़ी जो है द ग्रेट वॉल चाइना
चाइना के नाम सुना है? जी हाँ, बिल्कुल सुना होगा। चीन की दीवार के नाम से आप जानते हो कि विश्व की सबसे बड़ी दीवार के नाम से हमने जाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सर्वाधिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि विश्व का एक ठंडा स्थान याद रखना है, एक विश्व का सबसे गर्म स्थान याद रखना है। एक ठंडा एक गर्म का स्थान याद रखना है। तो आपने अजीजिया नाम सुना है, अलजीजिया नाम सुना, कुछ भी मुझे नहीं पता, आपने सुना होना चाहिए। देखिएगा मैं बात करता हूं यहां इस क्वेश्चन की अजीजिया की नाम आती है। यहां पर अगर हम बात करें भैया देश कौन सा हो जाएगा, लीबिया की बात कर रहा हूं। यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या होता है 58 से 60 डिग्री का टेंपरेचर हो जाता है। प्लस में, अगर प्लस में की बात आती है तो दोस्तों आप जानते हो कि गर्म स्थान होगा, और दोस्तों यहां पर और भी ज्यादा तापमान हो जाता है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि यहां पर ठंडा स्थान कौन सा होता है, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा होता है, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान आपने खूब सुना है बरखोयांस। बरखोयांस का नाम सुना है? बरखोयांस का नाम सुना है? बरखोयांस का नाम सुना है? बताओ, बरखोयांस का नाम सुना है? जी हां, बरखोयांस थोड़ा सा यहां पर क्या हो गया है, मिसप्रिंट हो गया। यहां पर क्या होता है 58 से लेकर काफी जो है माइनस में चला जाता है टेंपरेचर। आप जानते हो 15 डिग्री टेंपरेचर के माइनस में तो बर्फ तो ऐसी जम जाती है कि कुछ कहने का नहीं। लेकिन यहां दुनिया का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस साइबेरिया का क्षेत्र है, यह भी आप दिमाग में रखना है, ठीक है ना। दिमाग में क्या रखना है? जैसलमेर यार भारत की दृष्टि से आप कह रहे हो, हम विश्व की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां पे आपको दिमाग में रखना है क्या? जी हां। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपसे। जी हां, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा यहां पर दिन पूछा है। आप जल्दी से बताओ। आपको पता है कि भारत जो है कहां पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहां पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब भैया बताओगे कि नहीं बताओगे मुझे? जी हां, एक चीज आपको मैं बता देना चाहता हूं यहां पर कि यहां पर जो है 22 तारीख तो सभी मार रहे हैं, 22 तारीख सभी मार रहे हैं, 22 दिसंबर मार रहे हैं क्या? बिल्कुल सही आपने सुना है। यहां पर 22 दिसंबर जो है उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं। 0 डिग्री यहां से विषुवत रेखा भूमध्य रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री मैंने ऊपर से गुजार दी, इसको नॉर्थ कहते हैं। और 23.5 डिग्री जो है हमने नीचे से गुजार दी, इसको हम साउथ कहते हैं। इसको हम मकर रेखा कहते हैं, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। यहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा होती है, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। यह भारत के कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से गुजरती है। इसके साथ ही साथ क्या, इसके साथ ही साथ दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि यहां पर जो है भारत अगर स्थित है तो विश्व का जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? तो यहां पर 22 दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा तेल कौन सा होगा? अब 22 दिसंबर का मतलब है कि कहीं ना कहीं छोटे दिन की बात हो रही, तो दिसंबर में आप जानते हो अपने यहाँ कैसे दिन होते हैं? अपने यहाँ कैसे दिन होंगे? ठंड में बहुत छोटे दिन होंगे, पता ही नहीं चलता है, रजाई में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। क्लियर? दिमाग में ही यहाँ समझो, मतलब कि दिन स्टार्ट नहीं हुआ खत्म हो गया। मुझे लगता है 4:30 और 5 बजे का ऐसा समय होता है जहां पर सूर्य के दर्शन ही नहीं होते हैं, शाम को तुरंत ही खत्म हो जाता है। और ऐसा ही अगर गर्मी में देखोगे तो मुझे लगता है कि 7:30 के बाद जो है सूर्य का वो होता है, अस्त होना होता है। और यहाँ तो 5:30 भी नहीं बजता है, 5 भी नहीं बजता है आजकल, तो 4:30 बजे ही खत्म हो जाता है। कहीं कहीं तो निकल ही नहीं रहा है। 22 दिसंबर विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक लिख लेना है। तेल उत्पादक जो है लिख लेना है। तेल उत्पादक कौन सा देश है? तेल उत्पादक कौन सा देश है दोस्तों? तेल उत्पादक कौन सा है देश? यहां पर जब आपने नाम सुना है तेल उत्पादक की, तो 16% जो तेल उत्पादक अकेले जो है अमेरिका करता है इसका उत्पादन। तो सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। बस इतना याद रखना है। जो बच्चे सऊदी अरब मारेंगे उनको मैं बता देना चाहता हूं कि तेल उत्पादक में सऊदी अरब अमेरिका से पीछे है, न्यू रिपोर्ट के अनुसार। क्लियर? दिमाग में आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? आपने खूब नाम सुना होगा ट्रांस साइबेरियन, खूब नाम सुना होगा ट्रांस साइबेरियन, ठीक है। देखिएगा अगर मैं बात करता हूं यहां पर अगर हम बात करते हैं, आपको एक ब्रैकेट में समझाने की कोशिश करते हैं। भारत में काफी चट्टानें पाई जाती हैं, या फिर विश्व में चट्टानें काफी पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा खनिज तेल को हम सऊदी अरब से मारेंगे, ठीक है। खनिज तेल को हम सऊदी अरब से मारेंगे, और अमेरिका पहले था, फिर अमेरिका नंबर 1 हो जाता है, फिर सऊदी अरब नंबर 1 हो जाता है। लेकिन कभी कभी सऊदी अरब अमेरिका कभी भी एक ऑप्शन में नहीं आएंगे। याद रखना है कि जब भी हम तेल की बात करें, आपसे पूछ सकता है कि भारत में तेल की या विश्व में तेल की जो है परतें किस चट्टान में पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है कि अवसादी जो चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानों में क्या होता है? अवसादी चट्टानों में क्या होता है बताओ सर? अवसादी चट्टानों में ही यहां पर जो है हम बात करते हैं। और याद रखना है जितना भी तेल होता है वो लिक्विड वाले क्षेत्र में यानी समुद्री मार्ग से निकाला जाता है। तेल निकालने के बाद हम लास्ट में बचा हुआ हम कंप्रेस्ड करके हम गैसेस को हम उसको निकालते हैं। क्लियर? दिमाग में रखना है ये चीजें। तो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। हमेशा आपकी बात करते हैं सागर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार में इस क्वेश्चन को लगाइएगा। सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? सागर का जो है प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? सागर का प्रकाश स्तंभ लाइट ऑफ एशिया भी कभी कभी कह दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर सागर का प्रकाश स्तंभ जो है कहा जाता है दोस्तों स्ट्रोम्बोली। आपने सुना है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेना। जी हां, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेना कि सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? जी हां, बहुत बढ़िया। बताएंगे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
आपसे यहां पर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कोयला से रिलेटेड, कह सकता है कि कोयला विश्व में कितने प्रकार का पाया जाता है। तो याद रखना है कोयला विश्व में 4 प्रकार का पाया जाता है। एक होता है एंथ्रेसाइट, एक होता है बिटुमिन्स कोयला, एक होता है क्या, एक होता है लिग्नाइट कोयला, एक होता है लिग्नाइट कोयला, एक होता है पीट कोयला। एक लिग्नाइट कोयला होता है, एक पीट कोयला होता है, दिमाग में रखना है। एक क्वेश्चन और हमेशा पूछा जाता है कि सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है। तो सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% होती है। जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होगी वो कोयला सबसे बेस्ट होगा, और वो कोयला है हमारा एंथ्रेसाइट। क्लियर? जी हाँ मेरे भाई, क्लियर। और सबसे खराब कोयला कौन सा होता है? सबसे खराब कोयला होता है 45% कार्बन की मात्रा रखने वाला कोयला एंथ्रेसाइट रखता है 80% कार्बन की मात्रा। यह भी आपको दिमाग में रखना है। एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है। वो कोयला सबसे बेस्ट होता है जहां पर धुआं नहीं मिलता है। धुआं नहीं, जो कोयला जलाने पर धुआं ना दे वो सबसे बेस्ट कोयला। तो एंथ्रेसाइट 80% कार्बन रखता है, तो यहां पर धुआं कम देता है। एंथ्रेसाइट जो है कोयला सबसे बेस्ट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो यहां पर जो है आंसर हो जाएगा आपका 1884 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा उद्योग, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा हो जाएगा? पीट सबसे खराब कोयला, सबसे अच्छा कौन सा है? एंथ्रेसाइट। जी हां, बताएंगे सर क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताएंगे सर क्या हो जाएगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया एकदम से। आपको और बता देना चाहता हूं यहां पर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिएगा अगर मैं बात करता हूं सर इस क्वेश्चन की भारत का सबसे बड़ा उद्योग आपने खूब सुना होगा टेक्सटाइल का। टेक्सटाइल का निर्माण क्या होता है? टेक्सटाइल का मतलब कुटीर क्या होता है मेरे भाई? यहां पर अगर हम बात करते हैं कि यार देखिएगा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, कानपुर थोड़ी ना मार रहे हैं हम, यहां पर जगह नहीं पूछ रहे। सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है दोस्तों? बच्चे कुटीर मार रहे हैं। देखो सबसे ज्यादा जो है टेक्सटाइल की बात होती है, कपड़े का उद्योग की बात होती है, कपड़े उद्योग की बात होती है, सबसे ज्यादा कपड़ा उद्योग। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस दीपेंद्र, बहुत बढ़िया। देखिएगा कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा जो है भारत में औद्योगिक दृष्टि से माना जाता है, और काफी जो है इसका टेक्सटाइल उद्योग इस टाइम घाटे में चल रही है। भारत का राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इस पॉइंट को यहां पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? अगर आपसे पूछे कि भारत में, अगर आपसे पूछे, थोड़ा सा यहां पर एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूं, भारत में पटरियों की संख्या, रेल लाइन जो पटरियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो याद रखना 3 प्रकार की पटरियां होती हैं। 3 प्रकार की पटरियों में एक होती है बड़ी लाइन, एक होती है बड़ी लाइन, एक होती है मध्यम लाइन, एक होती है मध्यम लाइन, और एक होती है क्या? नैरो गेज। एक होती है नैरो गेज। तो ये जो बड़ी लाइन होती है दोस्तों, ये 1.67 मीटर की लंबाई के बीच में जो है इनकी लंबाई होती है, ये 1 मीटर की लंबाई होती है, और ये 0.610 होता है। यहां पर याद रखना है, एक बार ये भूल जाना, लेकिन 3 तरीके की पटरियां होती हैं, बड़ी लाइन, मध्यम लाइन, नैरो लाइन, रेल की। क्लियर? ये भी दिमाग में आपको रखना है। भारत का राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? भोपाल के मध्य प्रदेश क्षेत्र में है। भोपाल के मध्य प्रदेश क्षेत्र में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय अगर पूछे, हमने ऊपर किया है कि मानव संग्रहालय, अब हम कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय। वेरी नाइस गाइस, कोई बात नहीं, इस बार गलत हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन क्या ना आगे से गलत नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चंस हम नए करा रहे हैं, टेंशन मत लेना। ऋषि सोनकर स्वागत है। देखिएगा हाँ सर, बात करते हैं यहां पर भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय हमारा भारत का कहां पर है? तो दोस्तों हम जानेंगे, नई दिल्ली की बात जब भी आती है, न्यू दिल्ली की बात आती है, तो दोस्तों हम कहते हैं कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय है। क्लियर? जी हां, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है कि भारत का प्रसिद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमरनाथ का नाम सभी ने सुना है, कि भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ गुफा कहां पर स्थित है? आशीष कुमार सर जी, आपके चैनल से मेरा सीटेट 1-2 पेपर क्रॉस हुआ है सर, आपको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। सर जी आपकी सभी कामनाएं पूरी हो। अरे सर आपकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी तो हमारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, टेंशन लो यार, है ना। जी हाँ साहब, भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ गुफा कहां पर स्थित है? तो आप सभी ने खूब अच्छी तरीके से नाम सुना होगा, श्रीनगर। लेकिन श्रीनगर में कौन सी जगह है? पहलगाम। आप जानते हो अमरनाथ गुफा में बैन लग जाता है जब मौसम खराब होता है, तो इसलिए याद रखना है जम्मू में है, श्रीनगर में है। श्रीनगर में भी पूछे तो भैया कहां पर है? पहलगाम में है, या उत्तराखंड में नहीं है मेरे भाई, उत्तराखंड में नहीं है शुभम जी, उत्तराखंड में नहीं है, याद रखना है। राजस्थान में कहां से हो जाएगा भैया? राजस्थान में अमरनाथ चले जाओगे क्या? भारत की सबसे जो है पहली जल विद्युत परियोजना कहां पर और कहां पर स्थापित की गई थी? जी हां, कहां पर स्थापित की गई दोस्तों? यार शिव समुद्रम से क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पहली जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम 1902 में कहां पर और कब स्थापित की गई? 1902 में शिव समुद्रम परियोजना। भारत में रेल मार्ग का जाल किस राज्य में सबसे ज्यादा है? ऐसे क्वेश्चन है कि भारत का रेल मार्ग का जाल सबसे ज्यादा किस राज्य में है?
इससे आपको हम 4 से 5 क्वेश्चन बता देते हैं जो आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ट्रेन से आपके जो है टेट परीक्षा में। देखो मैं बता देना चाहता हूं कि भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। और अमूमन सारी गाड़ी कानपुर एक ऐसा सेंट्रल है जहां तक रुकती है। लेकिन अगर यह पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहां पर है, तो दोस्तों आपको अगर विश्व का, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों यूपी में। और यूपी में भैया कौन सी जगह है, यूपी में है भैया गोरखपुर, यूपी में है भैया गोरखपुर में। और अगर इसकी लंबाई पूछ दे तो लंबाई कितनी है, 4000, कितनी है, 4483 किलोमीटर। वो सॉरी माफी चाहेंगे, किलोमीटर बता दिया। इतनी तो भारत की भी लंबाई नहीं होगी यार मेरे भाई, ऊपर से अगर हम देखेंगे, है ना। आप कहोगे 4483 मीटर की बात आती है दोस्तों, कितनी मीटर की बात आती है। गोरखपुर यूपी के क्षेत्र में है। भारत का विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म दक्षिण पूर्व रेलवे में है। यह किसमें आता है, दक्षिण पूर्व रेलवे में आता है। दूसरी चीज अगर हम ये कह दें आपसे कि क्या कह दें आपसे, अगर हम ये कह दें कि यहां पर जो है मुझे ये बता दो कि भारत की सबसे बड़ी जो है, सबसे पहले ट्रेन कब चली थी, बताइएगा। भारत की सबसे पहली ट्रेन कब चली थी, तो आप सभी जानते हो भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में 16 अप्रैल 1853 में चली थी। भारत में सबसे बड़ा जो है जाल मार्ग किस राज्य में है, तो आप कहोगे सर किस राज्य में है सबसे अधिक, किस राज्य में सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। यहां से 7 से 8 क्वेश्चन में कराऊंगा, 7 से 8 क्वेश्चन में कराऊंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे ज्यादा जो है मृदा पाई जाती है दोस्तों जलोढ़। कौन सी, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी सर, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और यहां पर हम एक और क्वेश्चन बताओ, मुझे यह बताओ कि जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। आप सभी जानते हो जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है, और वो भाग कौन से हैं जरा हमें बताओ। हमने सारी चीजें आपको कराई हैं, लेकिन आप हमें बताएंगे कि भैया कौन सी मृदा है और पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं, नई जलोढ़ को क्या कहते हैं, जल्दी से बताएंगे, बिल्कुल हमें देर नहीं लगनी चाहिए। हम नाम सबके देख रहे हैं, कौन कौन दे रहा है सबसे पहले आंसर कि नई जलोढ़ मृदा को क्या नाम से जानते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या नाम से जानते हैं। जी हां, देखिएगा मैं बात कर रहा हूं सर, भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा को अगर हम 22% की बात करते हैं, कभी कभी 26% भी मिल जाता है किताबों में। लेकिन हम कहें कि अगर इस जलोढ़ मृदा को 2 वर्गों में बांटा गया है, किसको, इस जलोढ़ मृदा, ये जलोढ़ लिखा है, इसको हमने 2 वर्गों में बांट दिया। एक बांट दिया खादर मिट्टी और एक बांट दिया बांगर मिट्टी। एक बांट दिया खादर मिट्टी, एक बांट दिया बांगर मिट्टी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है इस बार टेट परीक्षा में, आपसे कहेगा या तो ये बता दो कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो नई जलोढ़ मिट्टी को, न्यू जलोढ़ मिट्टी को हम कहते हैं खादर, और पुरानी यानी ओल्ड को हम क्या कहते हैं, बांगर। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि पुरानी रोटियों को क्या कहते हैं, बासी कहते हैं। तो बा अगर वर्ड आ जाए तो ये पुराना होता है, ओल्ड होता है। अगर रात में रोटियां बनाई हैं तो भैया सुबह तक वो बासी रोटी हो जाएंगी, तो बासी यानी पुरानी हो जाती है, तो बांगर यानी पुरानी मिट्टी। और हमें खादी जब पुरानी में पता होगी तो भैया खादर ही तो बचा, तो खादर हमारा हो जाएगा नई मिट्टी, ठीक है। तो नई मिट्टी हमारा है खादर, पुरानी मिट्टी हमारा है बांगर। क्लियर, तो दिमाग में रखना है। दूसरी क्वेश्चन ये पूछेगा मिट्टी से, 7 से 8 क्वेश्चन में क्लियर करा देता हूं आपसे। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये बता दो कि भैया कि ये बता दो कि चरनोजम मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। चरनोजम मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, चरनोजम मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। सभी कैंडिडेट लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे, हमें पढ़ाने पर काम करने दीजिए। चरनोजम मिट्टी को हम दूसरा नाम कहते हैं लावा मिट्टी, लावा मिट्टी कहते हैं। और लावा मिट्टी को ही हम, चाहे चरनोजम को ही हम क्या कहते हैं, काली मिट्टी। क्या कहते हैं सर, काली मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं सर, काली मिट्टी को ही हम कहते हैं कपासी मिट्टी। कपासी मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं सर, कपासी मिट्टी को ही हम, काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी। चाहे कपासी मिट्टी आए, चाहे चरनोजम मिट्टी आए, चाहे लावा मिट्टी आए, चाहे काली मिट्टी आए, चाहे रेगुर मिट्टी आए, भैया एक ही आंसर रहने वाला है, स्वाहा। क्लियर, सही है भैया ना। कपासी मिट्टी को ही हम चरनोजम मिट्टी कहते हैं, सभी एक नाम है। कभी भी आ सकता है कि रेगुर मिट्टी क्या है, काली मिट्टी हो जाएगी, कुछ भी हो जाए, तो भैया नाम कभी नहीं चेंज होगा। इन सभी का नाम यानी काली मिट्टी के नाम इतने नाम है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को लावा मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को चरनोजम कहते हैं, काली मिट्टी को कपासी कहते हैं, ठीक है।